Hi everyone, good evening. I am Tawqir Ahmed in Times Career. Once again welcome back my YouTube channel Times Career. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग नीट का फाउंडेशन कोर्स पर बात करेंगे और IIT JEE का। अगर हम पहले नीट का बात करें तो नीट में जो है फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी को मिलाकर 90 क्वेश्चंस, यानी टोटल अगर हम बात करें क्वेश्चंस की संख्या तो 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन में जो मार्क्स होते हैं वो 4 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को अगर गलत करते हैं तो उसमें 1 मार्क्स नेगेटिव होता है, यानी 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपका सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और टोटल नंबर की मैं टोटल मार्क्स का अगर बात करूं तो 720 टोटल मार्क्स होते हैं। स्टूडेंट्स मैंने फिजिक्स, आज हम फिजिक्स पर बात करेंगे कि फिजिक्स को जो है फाउंडेशन कोर्स में मैंने 2 फेज में बांटा। पहला फेज में 5 यूनिट्स है और दूसरे फेज में जो है उसमें भी 5 यूनिट्स है। अब यह है कि फाउंडेशन कोर्स होता क्या है सर? फाउंडेशन कोर्स अंडर 10th को लेकर और 10th से नीचे जितने भी क्लास होते हैं 7, 8, 9 और 10th जितने भी क्लास मिलाकर नीचे जो होते हैं उसे फाउंडेशन कोर्स में रखा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग को फेज 1 में फाउंडेशन कोर्स फिजिक्स में क्या क्या स्टडी करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फेज 1 फिजिक्स। पहला फेज पर मैं बात करूं तो फर्स्ट यूनिट जो है हम लोग को मोशन का स्टडी करना है, यानी मोशन गति जिसको कहा जाता है। मैं दूसरा अगर यूनिट का बात करूं यूनिट से हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा यूनिट का अगर मैं बात करूं तो तीसरा यूनिट है ग्रेविटेशन। चौथा यूनिट का अगर मैं बात करूं तो चौथा यूनिट का नाम है वर्क एंड एनर्जी। और पांचवा यूनिट का अगर मैं बात करूं तो पांचवा यूनिट हमारा साउंड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फेज 1 में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें जो स्टडी करना है वो 5 यूनिट्स है, 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। दूसरा क्या है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा क्या है? ग्रेविटेशन। चौथा क्या है? वर्क एंड एनर्जी। और जो पांचवा यूनिट है वो क्या है? साउंड है। अब यहां पर बात उठ रहा है कि सर फेज 2 में क्या है? तो फेज 2 जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये सभी जो चैप्टर्स हैं वो मैंने एनसीईआरटी से लिया है। टोटल जो आपको मैं नीट और आईआईटी का जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा वो बिल्कुल एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, एक भी टॉपिक उधर उधर से नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स आप वीडियो का अंत तक एकदम सिस्टमेटिक रूप से बने रहिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चंस होते हैं 100% में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स 100% है या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो बायो का, केमिस्ट्री का या फिर फिजिक्स का जो भी है, उसमें 30% जो है वो बेसिक कंसेप्ट यानी फाउंडेशन से ही रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाउंडेशन पर ध्यान नहीं देते हैं, बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण वो डायरेक्ट टारगेट में जाते हैं और जैसे ही टारगेट में जाते हैं फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होते हैं तो टारगेट भी इनकम्प्लीट रहता है, सिस्टमेटिक रूप से वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो 30% क्वेश्चन जो रहते हैं वो किस कोर्स से रहते हैं? फाउंडेशन कोर्स से ही रहते हैं, यानी 7, 8, 9 और 10 से ही रहते हैं। आप इस बात को मानिए, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो हायर क्लास में नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हायर क्लास में वहां पर हो सके कि बैक होकर पढ़ते हैं। तो आप अगर यहां से अगर फाउंडेशन कोर्स से अगर पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर स्टडी करेंगे तो आपकी जो तैयारी होगा वो 100% एकदम प्योरली रूप से होगा, शुद्ध रूप से होगा, इसमें कोई भी नौछा तेरा नहीं होगा। चलो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट यूनिट है फेज 1 का वो है मोशन। मोशन को हिंदी में गति कहा जाता है। यूनिट 1 मोशन, और मोशन का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि गति क्या होता है, यानी मोशन जो होता है वो क्या होता है।
दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी वस्तु हैं, उसे दो अवस्था में बांट दिया गया है। एक स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था, और एक होता है स्टेट ऑफ मोशन, गति अवस्था। दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो दो ही अवस्था में रह सकता है, या तो गति अवस्था या तो विराम अवस्था। अभी आप देख रहे हैं कि हम रुके हुए हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ से वहाँ चलने लगे, किस अवस्था में आ गए? गति अवस्था में। आप देख रहे हैं फैन चल रहा है आपके ऊपर, किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। हवाएं किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। आप देख रहे हैं कि जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होता है वो अपने क्या करता है? सूर्य के चारों चक्कर काटते रहता है। अगर आप रोड में देखेंगे तो हजारों आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, हजारों सामान आपको गति करते हुए दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज क्या है, मतलब विराम अवस्था में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। जैसे इस बोर्ड को आप देखिए, बिल्कुल किस अवस्था में है? विराम अवस्था में है। तो एक्चुअली मोशन का जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन है कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में चेंज होता है, ठीक है, स्थिति में चेंज होता है, उसे हम लोग मोशन कहते हैं। तो इसका एक शॉर्ट हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? मोशन कहा जाता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल हम अभी किस अवस्था में हैं? स्थिर अवस्था में। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो समय के सापेक्ष अपना जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो क्या करने लगते हैं? चेंज करने लगते हैं। तो इस तरह से अगर ढूंढा जाए तो गति को जो है कई प्रकारों में, कई विभिन्न टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कुछ मेन टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन का प्रकार। स्टूडेंट्स, अगर हम पहला टाइप्स का बोले तो लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन यानी रेखीय गति। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में गति करते हैं, मूव्स करते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है किसी एक मीडियम में हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो लाइट का जो स्पीड है वो कैसा मोशन है? लीनियर मोशन है। दूसरा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं मोशन ऑफ बुलेट। बुलेट का मतलब यहाँ मोटरसाइकिल नहीं, गोली को कहा जाता है बुलेट। तो गोली की जो गति होती है वो बिल्कुल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। बंदूक की जो गोली होती है या और मशीन गन जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है। तो इस प्रकार का ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, वो किसका एग्जाम्पल है? लीनियर मोशन का। अगर हम अगला एग्जाम्पल का बात करें, ये बॉय स्लाइड्स स्लाइड ऑन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। तो कोई जो है समतल सतह है और वहां पर कोई स्टूडेंट जो है स्लाइड कर रहा है, फिसल कर रहा है। तो वहां जो बॉयज की जो गति होंगे, जो लड़के की जो गति होंगे, वो कैसा गति हो जाएगा? लीनियर मोशन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमको सीधी सी समझ में आ गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में गति करती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? लीनियर मोशन कहा जाता है। दूसरा पर हम बात करेंगे, दूसरा जो टाइप है वो हमारा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को वृत्तीय गति कहा जाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वृत्त पर गति करता है, ठीक है, एक सर्कुलर पथ पर गति करता है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन कहा जाता है। अब आइए इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम बोलेंगे कि मोशन ऑफ फैन, यानी फैन, मोशन ऑफ फैन, यानी पंखा की जो गति होती है वो कैसा गति होता है? सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति। हम लोग जानते हैं कि कक्षा की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, और प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है वो बिल्कुल क्या होता है? सर्कुलर पथ होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ऑर्बिटल के अंदर,
ठीक है, वो बिल्कुल सर्कुलर पथ होता है और इस प्रकार के गति को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। अगला एग्जांपल अगर हम बात करें तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। हम लोग जानते हैं ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है, और प्रत्येक जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। ठीक है, तो ग्रहों की जो गति होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों टाइप को पहले उतारिए, ठीक है, डिफिनेशन को उतारिए, दूसरा टाइप सर्कुलर मोशन को उतारिए। इसके अलावा और कई प्रकार के मोशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो तीसरा टाइप है मोशन का वो है हमारा पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन, पहले आइए समझते हैं कि पेरियोडिक मोशन होता क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट किस तरह का गति करता है। ठीक है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट बिल्कुल फिक्स टाइम में अपनी जो मोशन है उसको रिपीट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये जितना समय इधर जाने में लगता है अगर उतना ही समय इधर आने में लगता है तो इसका मतलब है फिक्स टाइम में अपनी वो मोशन को क्या कर देता है, रिपीट कर देता है, और इस प्रकार के मोशन को क्या कहा जाता है, पेरियोडिक मोशन कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छी तरह समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, मोशन ऑफ स्विंग। तो स्टूडेंट्स पेरियोडिक मोशन में जो है ऑब्जेक्ट अपनी गति को एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट कर देता है। मान लीजिए कि पहला एग्जांपल है मोशन ऑफ स्विंग। अब बोलिए सर स्विंग क्या होता है, इसको झूला कहा जाता है, यानी झूले की गति। तो झूला को हम लोग देखते हैं कि जितना समय इधर जाने में लेता है उतना ही समय इधर आने में लगता है। इसका मतलब है कि वो निश्चित टाइम इंटरवल में, ठीक है, एक निश्चित टाइम इंटरवल में अपनी गति को, मोशन को क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। और इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पेरियोडिक मोशन कहा जाता है। आइए इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि अगर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर टाइप से रिलेटेड पूछते हैं तो उससे रिलेटेड एग्जांपल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ नीट और आईआईटी में ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके टाइप पूछे जाते हैं। आपको बोल देंगे कि मोशन ऑफ स्विंग यानी जो झूले की गति होती है वो किस प्रकार का मोशन का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है और किसका है, पेरियोडिक मोशन का है। अगला एग्जाम्पल है मोशन ऑफ पेंडुलम। जी बिल्कुल, आप पेंडुलम घड़ी में देखे होंगे, हजारों करोड़ों लाखों क्या होता है, निश्चित समय अंतराल में क्या हो जाता है, अपनी गति को दोहरा देता है। ऐसा तो नहीं होता है कि इधर गया और बोला कि आधा घंटा सो लेते हैं तब बाद में जाएंगे सर, नहीं, बिल्कुल एक निश्चित टाइम इंटरवल में अपनी जो मोशन होता है उसको क्या कर देता है, रिपीट कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पेरियोडिक मोशन कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल का मैं बात करूं तो अगला एग्जाम्पल है हमारा मोशन ऑफ नीडल इन सेविंग मशीन। अब बोलिए सर ये क्या होता है, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन को सेविंग मशीन कहा जाता है। तो सिलाई मशीन में जो सुई की जो गति होता है, अगर आप देखे होंगे कभी सिलाई मशीन के अगर बगल में गए होंगे तो आप देखेंगे एक निश्चित टाइम इंटरवल में वो अपनी जो गति होता है तो क्या करता है, दोहरा देता है। चाहे आप कितना स्पीड चला दे, ठीक है, लेकिन वो एक निश्चित जाने के बाद फिर क्या होता है, रिपीट हो जाता है, आ जाता है। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, पेरियोडिक मोशन का। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मोबाइल वाइब्रेशन करता है तो एक निश्चित टाइम पे क्या करता है, वाइब्रेशन कहा जाता है, और जब वाइब्रेशन कहा जाता है उसे ऑसिलेटर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन जो है उसको हिंदी में यादृच्छिक गति कहा जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट जो है जिग जैग गति करता है। अब बोलिए सर ये जिग जैग क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी गति को जिग जैग मोशन कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, इसका कोई निश्चित डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है। इस प्रकार के मोशन को ही रैंडम मोशन कहा जाता है। जैसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मोशन ऑफ बीज, मधुमक्खियों की गति।
मधुमक्खियों की जो गति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। शराबी, शराबी क्या करता है, एक कदम आगे जाता है तो 4 कदम क्या आता है, पीछे आता है। एक कदम अगर लेफ्ट जाता है तो 3 कदम क्या होता है, राइट आता है। तो इस प्रकार के गति को क्या कहा जाता है, रैंडम मोशन कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पतंग की जो गति होती है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मोशन ऑफ काइट फ्लाइंग इन एयर। तो पतंग की जो हवा में जो पतंग की गति होती है, ठीक है, वो किस प्रकार का उदाहरण होता है, वो रैंडम मोशन होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक, अगर ढूंढा जाए तो बहुत सारा एग्जाम्पल क्या होता है, वो रैंडम मोशन को फॉलो करता है। कबड्डी बड्डी, कबड्डी जो मैच होता है, कबड्डी ये जो हम लोग का इंडियन खेल है कबड्डी, उसमें जो खिलाड़ी जो गति करते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल रैंडम मोशन होते हैं, ठीक है। एक आदमी जब जाते हैं तो उसका 1000 आदमी क्या करते हैं, पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में उधर उधर करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है रैंडम मोशन से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये देख रहे थे हम लोग कि अभी जो स्टडी कर रहे थे ये था मोशन और उसके टाइप। अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। तो क्या अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है, और ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ये मोशन का एनसीईआरटी का टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा या किसी पार्टिकल द्वारा तय की गई जो पथ होता है, उस पथ की वास्तविक लंबाई होता है। आप जैसे जैसे जिस रास्ते से होकर क्रॉस करते हैं उस रास्ते की जो टोटल लेंथ होता है, ठीक है, अब मैं डायग्राम के द्वारा भी समझाऊंगा ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। उस टोटल पथ की जो लंबाई होता है उसे क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्टेंस हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, रियल लेंथ ऑफ पथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक जो लंबाई होता है उसे ही क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक। अब जो है डिस्टेंस जो है वो कोई निश्चित डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, और जो निश्चित डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, डेफिनेट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर अगला एरो साइन में हम लोग लिखेंगे कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यह अदिश राशि होता है। अगला बात करेंगे हम लोग कि और डिस्टेंस को जो मेजरमेंट किया जाता है, एक्चुअली डिस्टेंस जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के अंतर्गत ही आता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर को किसके सूचित करते हैं, एम द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। अगला है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो L होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे m पर पावर 0, L पर पावर 1 और T पर पावर 0, यानी मास और टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अगला हम बात करेंगे इट इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ ऑफ पथ, यानी पथ की टोटल लंबाई पर डिपेंड करता है, कौन, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सभी बातों को आप नोट कीजिए एक बार स्टेप बाय स्टेप। अगला फैक्टर है इसका जो इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चाहे आप आगे जाए, पीछे जाए, लेफ्ट आए, या जहां से चलकर फिर अगर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं तो इन दिस कंडीशन में भी डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये हमेशा क्या होता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स ये था डिस्टेंस, आप इसको पहले नोट कीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन और डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को फॉलो करता है। आप कहां से जा रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है। किसको मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है, लेकिन डिस्टेंस को मतलब है। टोटल वो जहां से जा रहे हैं वो ऐड कर लेगा, ठीक है, लेंथ को। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऐड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखता है। तो अगला टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहा जाता है और इसका डेफिनेशन है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जी, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब है कि एक निश्चित डायरेक्शन को फॉलो करता है, तो जो निश्चित डायरेक्शन को फॉलो करेगा वो वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन होता है कि दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। लेकिन जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है उसे क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो अगला बात होगा हमारा कि डिस्प्लेसमेंट एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अगला एरो साइन है एसआई यूनिट, बिल्कुल सेम होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। अगला फैक्टर है कि डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला भी सेम होता है, m पर पावर 0, l पर पावर 1 और t पर पावर 0। अगला इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है पथ की टोटल लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। डजंट डिपेंड लेंथ ऑफ पथ की वास्तविक लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। और अगला जो एरो साइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो होता है। तो यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक में जो है 5 से लेके 6 तक का पॉइंट है। आप सभी पॉइंट को नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड नंबरिकल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब जो हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नंबरिकल करेंगे, साथ ही साथ हम नंबरिकल कंसेप्ट के साथ करेंगे। आइए पहला ट्रिपल स्टार पर हम लोग ध्यान देते हैं। डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा अधिक होता है किसकी अपेक्षा? डिस्प्लेसमेंट की अपेक्षा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए और नोट कीजिए। एग्जाम में बहुत बड़ा चीज नहीं आ जाता है, हेलीकॉप्टर आपको बनाने के लिए नहीं बोल देगा, ठीक है, या तो फिर एटम बम बनाने के लिए नहीं बोल देगा। आपको सिर्फ ओनली फॉर वहां पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन को आपको समझ के उसका आंसर देना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस का मान जो है वो डिस्प्लेसमेंट की अपेक्षा ज्यादा हो सकता है, साथ ही साथ बराबर भी हो सकता है। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक आ गया, मान लीजिए 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इन दिस कंडीशन डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। बात को अच्छी तरह समझिए। लेकिन यही मान लीजिए कि कोई एक सर्कुलर हम पथ बना दिए और इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 5 मीटर है। तो यहां पर गौर करके देखिए कि ऑब्जेक्ट जो यहां से लेके यहां तक आया, ऑब्जेक्ट यहां से लेके कहां आ रहा है? यहां पर आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में जो है डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा उसका क्या? डिस्टेंस और ये उसका क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से ये पता चलता है कि डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल बराबर भी हो सकता है और डिस्टेंस का वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकता है। इस बात को गौर से नोट कीजिए कि डिस्टेंस का मान कभी भी लेस नहीं हो सकता है। किसकी अपेक्षा? डिस्प्लेसमेंट की अपेक्षा। बल्कि डिस्प्लेसमेंट लेस हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी लेस नहीं होगा। अब है इसको हम लोग लिख सकते हैं
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इधर आगे क्या भाग लग जाएगा, ग्रेटर इक्वल 1। एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा उसका वैल्यू या तो 1 होगा या तो फिर 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये सब पूछा जाता है छोटी छोटी बातें एग्जाम हॉल में। आइए पहला नंबरिकल में, पहला नंबरिकल में कोई एक डायग्राम दिया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी 3 मीटर चलता है, फिर बी से लेकर सी तक जो है 4 मीटर चलता है, और यहाँ से हम लोग एक डायरेक्शन खींचते हैं। तो आपको कहता है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ AC इन गिवन डायग्राम या गिवन फिगर, जो भी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप समझिए तब आगे बढ़िएगा। कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से लेकर बी तक चलता है और बी से लेकर फिर सी तक चलता है। तो ए से बी कितना 3 मीटर, फिर वो मुड़ जाता है 90 डिग्री एंगल पर यहाँ पर, और मुड़ने के बाद वो जो है 4 मीटर पॉइंट सी पर पहुँचता है। आपको कह रहा है कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल जो है वो लेंथ ऑफ पथ एंड पथ पर डिपेंड करता है, आप कहाँ कहाँ से चले हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, ए बी, पहले ए से लेकर बी तक आया, फिर बी से लेकर क्या हो जाएगा प्लस बी सी, तो 3 मीटर प्लस क्या हो जाएगा 4 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। बिल्कुल इजी है डिस्टेंस निकालना, यानी टोटल पथ की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या है, AC है। क्या है, AC। और AC निकालने के लिए जब ये 90 डिग्री कोण है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का एड होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का जो वैल्यू है वो कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन करके कितना आ गया 5 मीटर आ गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो अगला हमारा नंबरिकल्स है वो बिल्कुल आपके सामने है। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन को बार बार IIT और नीट में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। बस खाली डिजिट चेंज कर देता है कुछ कुछ, जैसे 35 सेंटीमीटर यहाँ पर रेडियस दिया है तो वह उसके जगह कुछ भी दे सकता है, और बहुत कुछ दिया है। यहाँ पर एक दिया है सर्कुलर पथ, और कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसका सर्कुलर पथ में मूव कर रहा है, यानी गति कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि कंप्लीट 1 राउंड इन 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड में उस सर्कुलर पथ का जो ऑब्जेक्ट एक राउंड पूरा करता है। उसके बाद आपको बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपसे मांग रहा है एट द एंड ऑफ 105 सेकेंड, यानी टोटल जो है वो आदमी जो है दौड़ता है अंत तक कितना 105 सेकेंड तक, और एक चक्कर जो है वो कितना सेकेंड में लगाता है 30 सेकेंड में लगाता है। अगर हम लोग रोटेशन की संख्या यानी राउंड की संख्या अगर निकाल ले, मान लीजिए कि 30 सेकेंड में सपोज डेट, तो अगर एक राउंड लगाता है तो 105 में कुछ तो राउंड होगा, और एक राउंड जो होता है वो परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ राउंड्स, तो टोटल टाइम कितना दिया है 105, और बटे एक राउंड में कितना टाइम लगता है 30 सेकेंड। तो 15 2 = 30 और 15 7 = 105, तो 7/2 यानी 3 1/2, यानी 3.5 चक्कर लगाता है। यानी राउंड की जो संख्या है वो 7/2 यानी 3.5 चक्कर। यानी ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करता है, और चलने के बाद 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, और आके यहाँ पर क्या होता है रुक जाता है। इस बिंदु को हम लोग बी मान लिए।
अब है कि एक चक्कर का जो परिधि होता है, जो सर्कमफेरेंस होता है, वो क्या होता है 2 पाई आर, यानी सर्कमफेरेंस को ही डिस्टेंस कहा जाता है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर चक्करों की संख्या कितना है 7/2, और एक चक्कर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। तो 7/2, 2 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और आर का वैल्यू कितना दिया है, जो उसका रेडियस है सर्कुलर पथ का, वो 35 सेंटीमीटर है। जी बिल्कुल आपके सामने है, कुछ भी हो सकता है 35। तो 7 5 जा 35 और 2 2 जा कैंसिल, तो 7 × 22 × 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इंटू, और यहाँ पर 5 2 जा 10, 0 5 2 जा 10 और 11, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 770 मीटर। इस तरह से टोटल जो स्टूडेंट्स डिस्टेंस निकल गया है, ठीक है, यानी 105 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 770 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए। अब है अगेन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो चक्कर फक्कर पर डिपेंड नहीं करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट उस सब चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, करता किस पे है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 चक्कर लगाए हैं, तीनों चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। लेकिन आपने 3.5 चक्कर लगाए यहाँ से लेकर फाइनली आप यहाँ पर आकर रुके हैं ए बी, तो यहाँ पर कहेंगे कि ए बी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डायमीटर, मीटर ऑफ ट्रैक भी बोल सकते हैं। तो डायमीटर क्या होता है फॉर्मूला 2r, तो 2 × 35 बराबर क्या हो जाएगा 70 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये था मोशन का लेक्चर नंबर 1। इसके बाद हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।